आज की वीडियो में हम लेके आए हैं शासन प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। इकहरी नागरिकता, राज्यपालों की नियुक्ति, आपातकालीन प्रावधान, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, राज्यों में संवैधानिक संकट के उपबंध। भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। इकहरी नागरिकता, राज्यपालों की नियुक्ति, आपातकालीन प्रावधान, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, राज्यों में संवैधानिक संकट के उपबंध। अगला, भारत एक गणतंत्र है, इसमें अंतर्निहित है। तो राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, अर्थात भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक गणतंत्र है, इसमें अंतर्निहित है। राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, अर्थात भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित सही कथन है। संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है तथा एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित सही कथन है कि संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है तथा एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कारण है कि भारत का अपना एक संविधान है। तो ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सही है। भारत का अपना एक संविधान है, ये भी सही है। तो ए और आर यानी कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम हुआ था। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। कारण, भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, सही है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया। तो कथन और कारण सत्य है तथा आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न कथन और कारण से है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं, सही है। लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर सही स्पष्टीकरण है ए का, यानी कारण सही है कथन ए का। अगला प्रश्न, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। कारण है कि भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, ये सही है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है, ये कारण गलत है। तो कथन सही है कि भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, सही है, जबकि कारण भारत एक संघीय राज्य नहीं है, ये गलत है। अगला प्रश्न कथन और कारण से है। कथन है कि भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। कारण है कि विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो ए और आर दोनों
आप में सत्य है और आर की सही व्याख्या है। कथन है कि भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। सही है। विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ। ए और आर दोनों अपने आप में सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न कथन और कारण से है। कथन है कि महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। सही है। भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। तो दोनों ए और आर सत्य हैं तथा आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? तो यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। अगला प्रश्न कथन और कारण से है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता और परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता और परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। कारण है कि भारत राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित है। तो कथन और कारण दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न कथन और कारण से है। भारतीय संघीय व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। सही है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान है। तो भारतीय संविधान प्रकृति में संघात्मक किंतु भावना में एकात्मक है। भारतीय संविधान है प्रकृति में संघात्मक किंतु भावना में एकात्मक। भारतीय संघ राज्य पद्धति संबंध होने वाली इकाइयों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। भारतीय संघ राज्य पद्धति संबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। सही है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है किसने कहा था? तो केसी वियर ने कहा था कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। किसका कथन है? तो वो है केसी वियर। केसी वियर का कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। अगला प्रश्न, संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह किसका कथन है? तो ये कथन बी आर अम्बेडकर का है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। ये कथन बी आर अम्बेडकर का है। अगला प्रश्न, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित है। तो एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित है। एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो।
संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। संवैधानिक सरकार क्या है? तो संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। अगला प्रश्न, संविधानिक सरकार का आशय है कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। संवैधानिक सरकार का आशय है कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। अगला प्रश्न, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र प्रस्तावित किया महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार किया हर्बर्ट साइमन ने। हर्बर्ट साइमन ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार किया। अगला प्रश्न, विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स। विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स। अगला प्रश्न, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, समाज में समानता होने का निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। समाज में समानता होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। तो ये था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, नमस्कार।